नमस्कार साथियों, आइए लाइव क्लास में आपका स्वागत करते हैं और इस वीडियो को अंत तक बनेगा क्योंकि आज का जो क्लास चलेगा बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब और बहुत ही सुंदर चलेगा। और जो नए बच्चे और नए साथी जुड़े हैं उनको अंत तक बने रहने के लिए कोशिश कीजिए। ये जो सेट का प्रैक्टिस मैं कराने जा रहा हूँ और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब, बहुत ही सुंदर आपके लिए हर एक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अगर कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं तो उनके लिए तो बहुत खास होने वाला है। और मैट्रिक वाला के लिए 100% ये सही श्योर और निश्चित रहे। और आपके सामने मैं बहुत ही जुझारूपन के साथ मैं बता रहा हूँ कि आपके लिए बहुत ही ये तगड़ा प्रश्न और बहुत ही सुंदर रहेगा। आइए दोस्तों, बिना देरी किए मैं सवालों की तरफ इजाफा करते हैं। पहला सवाल है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा। इसमें पहला सवाल नहीं दिया, दूसरा सवाल की तरफ चलते हैं। पहला सवाल मैंने छोड़ दिया है। विद्युत परिपथ में धारा को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? विद्युत, याद रखिएगा दोस्तों, परिपथ कभी भी बोला जाता है, परिपथ तार को बोला जाता है। तो धारा को मापने के लिए कभी भी किया जाएगा तो आमीटर का उपयोग किया जाता है। आमीटर ही मेरा सही होगा। याद रखिएगा, विभव बोला जाता है, विभव को वोल्ट मीटर से मापा जाता है तो विभव यहाँ लिख देते हैं। गैल्वेनोमीटर ये पाठ्यांक को माप दिखाने के लिए है। दूसरा सवाल, मेरा नेक्स्ट सवाल जो पूछा हुआ है, कराए निम्नलिखित में से विद्युत शक्ति को निरूपित किया जाता है? निरूपित नहीं करता, सॉरी, निरूपित नहीं करता है बोला है दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, P बराबर दोस्तों VI होता है, VI होता है। ये ऑप्शन भी सही है। इस VI को जरा प्योर करेंगे, V बराबर IR होता है, IR इंटू आई, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर। तो ये भी बात सही है, आई स्क्वायर आर भी चला जाएगा। ये भी बात सत्य है, बहुत अच्छा है। यानी टी का वैल्यू ये भी दोनों सही बताया। और यहाँ देखिए आई आर स्क्वायर, ये वाला बात सेट ना कर रहा है। यहाँ आई आर हम अगर यहाँ लिखते हैं, इसके लिए अगर आई आर लिखते हैं, यहाँ पे बटा होगा या ये तो उतना दिखाई भी नहीं दे रहा है, श्योर नहीं हो पा रहा है। लेकिन आई आई आर स्क्वायर नहीं हो सकता है। आई स्क्वायर आर सत्य है, ये सही है। नहीं होगा ये पूछा हुआ है। देखिए सवाल में कितना ज्यादा आपके लिए संभावना जताया है। यहाँ आई बराबर अगर लिखते हैं, ओम के नियम भी बराबर आई आर आपने पढ़ा होगा, हर किसी को पता। भी बटा आर होगा दोस्तों, यहाँ भी बटा आर होगा आई का मान। तो अगर आई का मान यहाँ पे रखते हैं तो भी स्क्वायर बटा आर स्क्वायर दोस्तों होगा, गुना आर होगा। तो एक आर से एक आर कट गया, यानी भी स्क्वायर बटा आर होगा। यहाँ पर भी स्क्वायर बटा आर, यहाँ पी का मान आ रहा है भी स्क्वायर बटा आर। भी स्क्वायर बटा आर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? यहाँ आई स्क्वायर मैंने लिखा, तब भी स्क्वायर बटा आर स्क्वायर होगा, तो एक आर से एक आर, तो भी स्क्वायर बटा आर, भी स्क्वायर बटा आर ये भी होगा भी स्क्वायर बटा आर। इसका मतलब दोस्तों ये बट्टा दिया हुआ है, ये लिखने के लिए गलत है। ऑप्शन ये सही हो जाएगा, यह नहीं होगा दोस्तों, आई आर स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो मेरे हिसाब से यही आंसर सही होगा, इसमें लिखने में गलत था, कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब अगर आपसे पूछा जाए, वास्तविक प्रतिबिंब की चर्चा कर रहा है, वास्तविक वास्तविक बनता है अवतल दर्पण होगा दोस्तों, तो अवतल दर्पण में बनता है। याद रखिएगा, अगर दोस्तों लेंस होगा, अगर आपसे पूछा जाएगा किस लेंस में मित्रों, तो अव सॉरी उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। ये भी बात याद रखिएगा। दर्पण सूत्र क्या होता है दोस्तों? दर्पण सूत्र अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 1/f, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/a होता है। अगर लेंस सूत्र आपसे पूछा जाए, लेंस सूत्र क्या होता है, तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/a होता है। इतना बात याद रखिएगा। एक दो बात और भी याद रखिएगा, जब द लेंस कहेगा उत्तल लेंस से दोस्तों हमेशा ही वास्तविक भी बनता है, वास्तविक बनता है, और काल्पनिक भी बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है। और इससे हमेशा दोस्तों काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है यार, यहाँ पे काल्पनिक बनता है। दर्पण में अगर देखा जाए, याद रखिएगा, दर्पण दर्पण किसका बन सकता है? कांच का बन सकता है, प्लास्टिक का बन सकता है,
कांच का बन सकता है, प्लास्टिक का बन सकता है, रबर का बन सकता है, लेकिन दोस्तों मिट्टी का नहीं बनता है। कई बार पूछा गया किसका नहीं बनता है दोस्तों, तो याद रखिएगा मिट्टी का नहीं बनता है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे दोस्तों। तो यहाँ देखिए 4 नंबर का सवाल होगा, कौन वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है? लेंस दोस्तों कहेगा तो सॉरी, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ गड़बड़ दोस्तों, लेंस कहेगा तो उत्तल लेंस में होगा, ठीक है ना। किसी वस्तु, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? बच्चों इस बात को याद रखिएगा, जहां से मिलती है पूछा हुआ है सवाल, जहां पर मिलेगी उसे क्या कहेंगे? ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। जैसे यहाँ पर अगर हम खींचे, आपके सामने फिगर मैंने खींचा, तो मान के चलिए प्रकाश, ये मुख्य अक्ष है, यहाँ से प्रकाश गया, अपवर्तित होगा, तो यही से ना गुजर के जा रहा है टकरा के, तो इसका नाम क्या कहते हैं दोस्तों? फोकस कहते हैं। अगर यह लेंस लेते हैं अवतल लेंस, तो यहाँ से जो प्रकाश जाएगा तो इस दिशा में, ये बॉर्डर है, ऐसे जाएगा, तो आप भी जानते हैं इस तरह से ऐसे हो जाता है, ठीक है, ऐसे भाग जाता है। तो यहाँ पे इसको जाने के लिए तो रास्ते तो मिले, लेकिन कहने का मतलब है वो कटान कहाँ होगा दोस्तों? कटेगा तो इसके लिए मैं इस तरह से अगर लूंगा, अगर इसके लिए इस तरह से लूंगा तो यहीं पे अब कटान हो रहा है, तो इसे ही बोला जाता है फोकस। जहां पे कटेगा उसी को बोला जाता है फोकस। यहाँ देखिए, यहाँ कट गया। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि किसका धनात्मक है किसका ऋणात्मक है। देखिए यह अवतल लेंस है, अवतल है, और ये वाला उत्तल है। अगर राइट हैंड साइड में बनता है तो हमेशा पॉजिटिव होता है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा तो निगेटिव होगा। इसका मतलब यहाँ ये लेफ्ट में बन रहा है तो इसका जो फोकस होगा हमेशा निगेटिव होगा, और इसका जो दोस्तों फोकस होगा हमेशा ही पॉजिटिव होगा। यानी इसका पॉजिटिव होता है, इसका निगेटिव होता है। इस बात को ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो मेरे द्वारा ये प्रश्न जो पूछा हुआ है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें जो है लेंस में अपवर्तित होती है, जैसा मैंने काटा हुआ दिखाई दिया, अपवर्तित हो रही है, तो जिस बिंदु पर मिल रही है उसे क्या कहा जाता है? वक्रता केंद्र दोस्तों नहीं कहेंगे, प्रतिबिंब नहीं कहेंगे, फोकस कहेंगे, यही मेरा सही होगा। प्रकाश केंद्र नहीं कहेंगे। प्रकाश केंद्र तो, प्रकाश केंद्र कहाँ होता है? तो जो लेंस होता है ठीक बीचों बीच होता है, प्रकाश केंद्र तो नहीं कह पाएंगे ना। कहता है फोटोग्राफी कैमरा में, और ये भी बात याद रखिएगा, फोटोग्राफी का है, दूरबीन का है, आंख का लेंस का है, तो तीनों बात याद रखिएगा दोस्तों। दूरबीन में भी उत्तल रहेगा, आपका आंख पूछा जाए उसमें भी उत्तल लिखेगा, कैमरा कहेगा कैमरा, उसमें भी आप उत्तले मारिएगा। तो इसमें जो प्रश्न हो गया, काम हो गया समाप्त इसका। अवतल दर्पण हो नहीं सकता, अवतल लेंस हो नहीं सकता, बचा हुआ मेरा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उत्तल लेंस ही सही होगा, दर्पण हो नहीं सकता। किसी प्रशब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय निम्न में से कौन सा लेंस कभी भी पढ़ने के लिए जहां भी पढ़ता हुआ दिखाई देगा तो वहां पे आप उत्तल ही लिखिएगा। पढ़ने के लिए यानी पठन पाठन के लिए, पठन पाठन करने में हमें उत्तल लेंस का बहुत ही आवश्यकता होता है, तो ये मेरा लेंस सही होगा। अब देखना है सेंटीमीटर क्या है दोस्तों, ये हमेशा ही आप समझते हैं कि स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम जो दूरियां हैं 25 सेंटीमीटर बनाया गया है। तो आप याद रखिए 25 सेंटीमीटर का मतलब है 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है, यानी 10 इंच। 10 इंच के बाद आप धीरे धीरे ठीक देखते हैं। जैसे अब मेरे आंखों के पास अगर मेरा बुक दिया जाए, जितना नजदीक लाएंगे दोस्तों उतना पढ़ने में असहूलियत महसूस होगा। यानी 25 सेंटीमीटर ये न्यूनतम माना गया है कि 25 सेंटीमीटर तक आप साफ साफ देखते हैं। जैसे जैसे करीब आएगा उतना नहीं दिखाई देगा, और इसका भी एक फिक्स है कि कहाँ तक आपका दिखाई देगा। वो आपके आंखों के पर निर्भर करता है कि आपकी आंखें कितनी ज्यादा दूर देखती है। जैसे छोटा बच्चा होगा उसका ज्यादा देख सकता है, जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है उसका जो होता है साफ देखने का क्षमता धीरे धीरे घटता जाता है। तो ये कह नहीं पाएंगे कि साफ देखने के लिए 2 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है, या 50 मीटर है, या 100 मीटर है। ये आंखों के ऊपर निर्भर करता है कि उसका देखने का क्षमता कितना है। अनंत तक उसी को बोला जाता है, अनंत देखने का क्षमता होता है।
तो 5 सेंटीमीटर होगा तो ऑप्शन कभी भी नहीं होगा, ठीक है ना। ये उत्तल लेंस मैंने बोला, अवतल तो ये लेंस खत्म हुआ, अवतल यहाँ भी था तो ये भी खत्म हो जाता, 2 मेरा उत्तल बैठा था, लेकिन 5 वाला गायब हो जाएगा तो 50 का ही मैं आंकड़ा मानूंगा, 50 सेंटीमीटर का हो सकता है। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, यानी दर्पण में भी और लेंस में भी बता रहा है, दोनों में। याद रखिएगा दोस्तों, दर्पण दो प्रकार के हैं, याद रखिए दर्पण, और इधर देखते हैं लेंस। अगर दर्पण में पूछा जाए उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी है, उत्तल लेंस का फोकस, मैं फोकस पर ही चर्चा करूंगा। उत्तल लेंस का जो फोकस होता है दर्पण में दोस्तों, ये पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा। समतल का भी, समतल का भी दोस्तों ये भी पॉजिटिव होता है फोकस। अवतल का, अवतल का दोस्तों निगेटिव होता है, याद रखिएगा। और लेंस में भी आएंगे तो अभी मैंने आपको जस्ट ही पीछे बताया था, उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस का दोस्तों पॉजिटिव होता है, और अवतल का, अवतल का ये होता है निगेटिव। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, उत्तल का निगेटिव होगा, अवतल का पॉजिटिव होगा। तो देखिए अवतल में निगेटिव, ये देखिए अवतल में निगेटिव होता है, और उत्तल, उत्तल पॉजिटिव होता है। उठल जो होगा प्लस होगा, अब सोया हुआ होगा माइनस होगा, याद रखिएगा। तो प्रश्न यहाँ पे इसका ही हो जाएगा कि दोनों ही क्या होंगे दोस्तों, अवतल ही होंगे। -15 बता रहा है, यानी माइनस लेंस में भी 15 है और माइनस दर्पण में भी है। तो यहाँ देखिए मैंने अभी बताया आपको, यहाँ माइनस दोनों में है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। लेंस में भी अवतल निगेटिव लेता है, दर्पण में भी क्या लेता है, निगेटिव लेता है, इसलिए मेरा ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मैं आपको दिखाना चाहता हूं, कह रहा है वोल्ट बराबर क्या होता है। वोल्ट बराबर दोस्तों होता है V बराबर आई आर होता है, आई आर सॉरी, V बराबर W बटा क्या होता है, Q होता है। W को क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं, ऐसे Q को आवेश कूलम बोलते हैं। जूल बटा कूलम दोस्तों, यहाँ देखिए ऑप्शन बी चला जाएगा ठीक ठाक। विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, हर किसी को मालूम होना चाहिए, इसे वोल्ट को मापा जाता है। विद्युत वाहक बल जो है शक्ति है, यानी वाट मापते हैं, इनमें से कोई नहीं हो सकता है, नहीं है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों। अब इसमें से मिलाइए, यहाँ पर ही हम इसे देख के बता सकते हैं। जूल बराबर, यानी जूल बराबर वोल्ट गुने आवेश, यानी कूलम होना चाहिए, जूल बराबर वोल्ट गुने कूलम, ये नहीं है। जूल बराबर वोल्ट गुने कूलम, ये वाला ऑप्शन बी सही जा रहा है, तो बी को ही मारेंगे टिक। कह रहा है बॉन्ड सीएचओ का बोलते हैं दोस्तों, बॉन्ड सीएचओ को एल्डिहाइड बोला जाता है। याद रखिएगा, इतना बात अपना कॉपी में नोट करिएगा जरूर। क्रियाशील मूलक का नाम याद रखिएगा, क्रियाशील मूलक कौन कौन है दोस्तों। बॉन्ड ओएच को बोलते हैं अल्कोहल, अल्कोहल बोला जाता है। बॉन्ड ओ, ओ को बोला जाता है ईथर। बॉन्ड सी डबल ओ एच को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक मूलक, कार्बोक्सिलिक मूलक। बॉन्ड सीओ को बोलते हैं दोस्तों कीटोन बोलते हैं, है ना। इसी तरह से ओ एच अल्कोहल, ओ, अब ये आपका, हाँ, बॉन्ड सी एच ओ को बोलते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। इतना बात या यह ध्यान पूर्वक रखिएगा, एक क्रियाशील मूलक है। तो जो प्रश्न पूछा हुआ है उसी के अनुसार बॉन्ड सी एच ओ एल्डिहाइड ही बोला जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग, एथेनॉल के सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एसिटिलीन बनता है, ये बात सत्य है। जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड का सूत्र होता है जेड एन एस है तो जिंक का मात्रा होना चाहिए, जिंक, ये हो जाएगा। आवर्त सारणी में आवर्त के तत्वों को कौन सा गुण समान होता है। परमाणु भार समान नहीं होता है दोस्तों। आवर्त सारणी में कभी भी कक्षा की संख्या समान होगा, जैसे पहला ये हुआ नाभिक, मान के चलिए नाभिक हुआ, तो पहला कक्षा है, ये दूसरा कक्षा है, ये तीसरा कक्षा है, यही कक्षा समान होता है, अन्यथा कोई नहीं। ये दोनों आपस में मिल के एक हो जा रहा है, तो इसी को बोलते हैं संयोजन, संयोजन बोला जाता है।
और वियोजन में दोस्तों क्या होता है, 12 नाभिक टूटकर 2 छोटे नाभिकों में बँट जाता है, तो उसे बोलते हैं वियोजन। संयोजन में होता है जुट जाएगा, वियोजन में होता है बिखर जाएगा, बिखर जाना, वियोजन बोलाता है। संयोजन माने समा जाना, एक जगह इकट्ठा हो जाना। बोला है जल में जो घुलनशील भस्म है उसे बोला जाता है क्षार दोस्तों, क्षार को मार देंगे आंसर। सोडा एस क्या होता है, Na2CO3 को बोला जाता है सोडा एस, सोडा एस बोला जाता है, यानी सोडियम कार्बोनेट को सोडा एस बोला जाता है। निम्नलिखित में कौन सा विजातीय यौगिक है, यहाँ देखिए चूना पत्थर का सूत्र होता है CaCO3 होता है, संगमरमर का भी यही होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का POP बोला जाता है, इसे होता है CaOCl ये होता है। खड़िया का होता है CaCO3, यानी तीन चीजें सेम सेम है लेकिन इसके अलावा कोई समान नहीं है, POP अलग हो गया। बेकिंग सोडा बोला जाता है खाने वाला सोडा को, Na2CO3 10 जल। निम्नलिखित में से कौन सा संक्षारक अम्ल है, यानी संक्षारक अम्ल का इसमें नाम बताना है, मेथनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल। इसमें आपको ढूंढना है कौन सा अम्ल संक्षारक अम्ल है दोस्तों। आप हमें बताइएगा कौन सा अम्ल संक्षारक अम्ल होगा इसका।